वेलकम बैक। अब बात करेंगे हम पहले दूसरे सेगमेंट में हम बात कर रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी में जो करप्शन है या नाअहल लोगों की, इस हवाले से तारक साहब आप क्या समझते हैं कि इसको किस तरह डील किया जा सकता है? बुनियादी तौर पे जो SNGAD अगर आप पंजाब की बात करें या एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न की बात करें, पिछले दिनों मैंने एक आर्टिकल भी लिखा और मैंने थोड़ा सा फैक्ट्स और रिसर्च भी की इसके ऊपर कि SNGAD जो है उसका क्राइटेरिया क्या है, पोस्टिंग्स का, ट्रांसफ़र्स का, वो इंडिकेटर्स क्या हैं। अच्छा, अभी तक एज ए सिविल सर्वेंट मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें मैं करूं तो आई कैन बी अ डिप्टी कमिश्नर, आई कैन बी अ सेक्रेटरी। तो हमें पता ही नहीं हमने करना क्या है। मतलब अगर हमें इंडिकेटर्स ये बताए जाएं, आपने ऑनेस्ट रहना है, आपने अकॉर्डिंग टू लॉ काम करना है, फिर आपने ये चीज़ें एग्जीक्यूट करनी है, आपने अच्छी जो इम्प्लीमेंटिंग परफॉर्मेंस आपकी होनी चाहिए, आपका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, तो कुछ इंडिकेटर्स हैं हमारे पास, हम वो कर लेंगे। बट वट वी सी हेयर एंड देयर, इट इज़ नॉट लेस देन एन एनिग्मा के ऐसे ऐसे तरीके से पोस्टिंग्स होती है, हमें तो समझ नहीं आती। अच्छा तारक साहब, मैं बात करूंगा अब कि पोस्टिंग ट्रांसफ़र के हवाले से, ब्यूरोक्रेट्स की जो है प्राइस पोस्टिंग के हवाले से। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो मैं उस वक्त इस प्रोफेशन में आया था। उस वक्त ये होता था जो रिटायर्ड ऑफिसर हो रहा है उसको री एम्प्लॉयमेंट का एक कल्चर आ गया था कि इसको DPO भी री एम्प्लॉयड लग रहे थे, DCO भी लग रहे थे। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब आ गए, इन्होंने गुड गवर्नेंस का नारा दिया। इन्होंने एक ओन पे एंड स्केल का निकाल लिया कि ग्रेड 18 को 20 में लगा दें, 17 वाले को 19 में लगा दें, ओन पे एंड स्केल लगा दिया। अच्छा, ये बुज़ारद गवर्नमेंट आ गई। बुज़ार गवर्नमेंट में पोस्टिंग मुबैना तौर पर रियल स्टेट टाइकून जो है वो स्पॉन्सर करते थे, वो फाइनेंस करते थे और अपने डिप्टी कमिश्नर लगवाते थे, असिस्टेंट कमिश्नर लगवाते थे, DPOs लगवाते थे। इस तरह की शिकायत भी आती थी और बहुत सारी चीज़ें सामने भी आई। मौजूदा गवर्नमेंट जो निगरान गवर्नमेंट में कोर्ट में एक कुछ लोग चले गए, ये OPS क्या होता है, ये तो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। इन्होंने वो PCS का जो एक्ट है उसमें उन्होंने सेक्शन 9 जो है डाल दिया। अब वो सेक्शन 9 का कवर लेके चल रहा है। ये पोस्टिंग ट्रांसफ़र का क्राइटेरिया क्या है? HR मैनेजमेंट कैसे करते हैं ये? पोस्टिंग क्राइटेरिया का एक ही क्राइटेरिया है, सिफारिश। और सिफारिश उसकी होगी जो सिफारिश करने वाला होगा उसके इंटरेस्ट को गार्ड करेगा, वॉच करेगा। पहला क्राइटेरिया सिफारिश का है। लेट मी वेरी ऑनेस्ट, फॉर लास्ट 13 ईयर्स आई एम इन सिविल सर्विस, तो सिफारिश के अलावा मैंने पोस्टिंग नहीं देखी। उसमें एक ये भी सिफारिश है कि वो बड़ा अच्छा लाइक अफसर है तो उसको लगा दिया जाए, वो थ्रू सिस्टम पोस्टिंग नहीं मिलेगी, उसको किसी ना किसी तरीके से छाना जाएगा, या वो किसी ना किसी की नज़र में ज़रूर आएगा, या किसी ना किसी की नज़र का प्यारा ज़रूर होगा। आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ बैड, हो सकता है लाइक टैलेंटेड और ईमानदार लोग भी किसी के आंख का बन सकते हैं, बट देर इज़ नो वे कि कोई सिस्टमेटिक चीज़ है। अच्छा, दूसरा जो है वो पर्सनल डिस्क्रेशन है। इसने मेरे साथ काम किया, ये मुझे पसंद है, ये मेरी टीम का हिस्सा है। फिर सीनियर्स लोगों के अपने डिज़ाइंस हैं, दे मेक देयर ओन टीम। नसीम सादक साहब थे, वो अपनी टीम बनाते थे। इस तरह बहुत से सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो जहाँ भी जाते हैं अपने साथ एडिशनल सेक्रेटरी ले जाते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी ले जाते हैं और ख़ास तौर पे SOG ले जाते हैं। फील्ड में भी वो अपने साथ असिस्टेंट कमिश्नर रखते हैं, DCRs रखते हैं, तो इट वर्क्स लाइक दैट। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कोई HR मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड्स हैं उनके तहत ऑफिसर्स को रखा जाता है। हमने ये भी देखा है कि आपकी पब्लिक पॉलिसी में डिग्री है, आपको ADCG लगा दिया जाता है, आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिग्री है, स्किल्स हैं, आपको लॉ डिपार्टमेंट में लगा दिया जाता है, आपने आपकी लॉ स्किल्स हैं, आपने LLM किया हुआ है, आपको किसी प्रोजेक्ट में लगा देंगे। उनका ये एक इंडिकेटर है, इससे ज़्यादा नहीं है। और जो जिस तरीके से परफॉर्मेंस इवेलुएट करते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि स्पेशल ब्रांच एक असिस्टेंट कमिश्नर की परफॉर्मेंस इवेलुएट कैसे कर सकती है। एक स्पेशल ब्रांच का या इवन एक एजेंसी का जो आदमी है, वो उसकी रेपुटेशन को ट्रांसलेट कर सकता है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस इवेलुएट वो नहीं कर सकता, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक स्पेशलाइजेशन है, उसमें उसमें एडमिन लॉ है, उसमें पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसमें दूसरे डिसीजंस हैं। तो दोज पीपल बिलोंगिंग टू लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, हाउ कुड दे इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिविल सर्वेंट? उसके ऊपर फिर प्रमोशंस हैं, दूसरी चीज़ें हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। अगर आप इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के स्टैंडर्ड्स देखें पब्लिक सेक्टर के, उसके अगर आप जो प्राइमरी इंडिकेटर्स देखें, एक इंडिकेटर के ऊपर ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स नहीं होती यहाँ पे। अच्छा, यानी कि आपका कहना है ये जितना भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो भी मामलात हैं, ये फेयर नहीं होते इस हवाले से कि वो उन इंडिकेटर्स को फॉलो किया जाए।
तो फिर इस किस तरह सर्विस डिलीवरी को हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं? आप देखें, ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है, ये प्राइस यहाँ तक ये पंजाब में देख लें या फेडरल गवर्नमेंट में, बाकी सूबों में भी देख लें, प्राइस पोस्टिंग जो हैं वो आइडेंटिफाइड हैं। वहाँ पर एक मखसूस तबका या मखसूस सर्विस के बंदों को लगाया जाता है। उसके अलावा कहा जाता है कि नहीं जी, बाकी जो हैं वो तो डोंकी ड्यूटी करेंगे। तो फिर ये किस तरह बेहतरी आ सकती है? आप अच्छा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ। सबसे ज़्यादा कौन सी पोजीशन, इफ़ यू टॉक अबाउट प्रोविंस, सबसे ज़्यादा कौन सी पोजीशन मैनेज होती होगी? मेरा ख्याल डिप्टी कमिश्नर की। नहीं, चीफ सेक्रेटरी की होती होगी। अच्छा। सबसे ज़्यादा वही मैनेज होती होगी ना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इंटरेस्ट भी है। वो कितनी मेरिट पे लगती है। अब अक्सर ऐसे होता है कि आपने पहले ओपीएस पोस्टिंग की बात की। अब एक चीफ सेक्रेटरी साहब हैं जो 20वें या 21वें ग्रेड में हैं, वो आके 22वें स्केल की पोस्टिंग पे आके बैठ जाते हैं। मेरिट के तमाम इंडिकेटर्स को वो वायलेट करते हैं और आके पहला जो वो खुतबा देते हैं तमाम ऑफिसर्स को कि मैं जो पोस्टिंग है वो किस पे करूँगा? मेरिट मेरिट पे करूँ। तो दिस इज़ व्हाट वी आर एक्चुअली। तो हमारा मेरिट जो है ना, वो हमारे अलावा बाकी सब पे लगना चाहिए। हमारा मेरिट ना हमारे दोस्तों पे लगना चाहिए, ना हमारी टीम पे लगना चाहिए, ना हमारे पसंदीदा ऑफिसर्स पे लगना चाहिए। yes, those people who don't belong to our cadre, those officers who don't belong to our school of thought, उनके ऊपर ज़रूर मेरिट लगना चाहिए। this is the way we work। नहीं तो इस आप ये बताएं ना कि देखें, पॉलिटिकल अशराफिया जो है उसने डिसीजन करने होते हैं, लेजिस्लेशन करवानी होती है असम्बली से, उसके बाद कैबिनेट के डिसीजंस होते हैं। तो अच्छे ऑफिसर को जांचने के लिए मौजूदा सेटअप में किस तरह, यानी रेफरेंसेस, जस्ट रेफरेंस, ये उसका रेफरेंस है। चीफ सेक्रेटरी साहब किसी सेक्रेटरी से पूछ लेंगे इन्होंने आपके साथ काम किया तो ये कैसा ऑफिसर है, वो एक सब्जेक्टिव जजमेंट देगा उसके ऊपर, तो उसके ऊपर लगा दिया जाएगा। अब उससे ये पूछेगा ये ट्रबल मेकर तो नहीं है। अब ट्रबल मेकर कौन है? जो ऑनेस्ट है, जो अच्छा काम करना चाहता है। वो कहते हैं नहीं, वो ट्रबल मेकर है। इट इज़ अ फॉल ऑफ द इंस्टीट्यूशन। यानी ये जो मेरिट नाम की चीज़ है, मेरिट इज़ नोवेयर। नोवेयर, ठीक है। पोस्टिंग हो, ट्रांसफ़र हो, किसी अच्छे प्रोजेक्ट को कंसीव करना हो, किसी पॉलिसी को लागू करना हो, तो फिर तो इसका मतलब है वो क्या कहते हैं, फ्लड गेट खुला हुआ है हर चीज़ का। कैपेसिटी चाहिए सर्टन लेवल तक। मीन्स कि अगर आपने प्रोजेक्ट करना है तो ज़ाहिर है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में या प्रोजेक्ट डिलीवरी में, प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चरलाइज करने में या पूरे जो उसके प्रोसेस हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, आपको लाइक लोग चाहिए। उस हद तक तो जाएगी। बट दी अदर पार्ट, जहाँ पे ज़ाहिर है हमारा सिस्टम ऐसे, ऊपर फिर सिविल सर्वेंट्स आते हैं, नीचे तो स्पेशलाइज लोग काम कर रहे होते हैं ना, डॉक्टर्स भी काम कर रहे होते हैं, बाकी इंजीनियर्स भी काम कर रहे होते हैं। वहाँ तक तो वो कैपेसिटी लेके आते हैं एक सर्टन जगह पे, जहाँ पे ज़रूरत भी हो कंसल्टेंट्स भी रख लेते हैं, बाकी भी रख लेते हैं। ऊपर डिसीजन मेकिंग में देयर आर सीरियस इश्यूज। अच्छा अवान साहब, लास्ट क्वेश्चन ये है कि देखें, आप बड़ी नज़र रखते हैं, आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आते हैं, वो मोटिवेशनल आपसे फीड लेने के लिए। नौजवान नस्ल जो है वो सिविल सर्विस में जाने के लिए, उसको आप क्या मैसेज देंगे कि अगर वो ऑप्ट करना चाहते हैं तो उनको अपने डिज़ाइंस कैसे रखने चाहिए, और वो किस तरह के एकेडमिक बैकग्राउंड से आएँ, क्या उनके जहन में होना चाहिए और क्या वो कर अच्छा, सकते जो हैं? यूथ है दे आर मोर सेंसिबल, दे आर मोर स्मार्ट देन अस। तो दे नो देयर एम्बिशंस, दे नो देयर टारगेट्स। तो हमारी बात करने से तो मेरा नहीं ख्याल किसी किस्म का फ़र्क पड़ेगा। बट आई वुड से कि दे शुड जॉइन सिविल सर्विस, दे शुड वर्क हियर, दे शुड एटलीस्ट, मैं समझता हूँ कि उन्हें एक डेकेड ज़रूर काम करना चाहिए सिविल सर्विसेज में, टू अंडरस्टैंड हाउ द सिस्टम वर्क्स। अपनी कैपेसिटी उनको इन्हेंस करनी चाहिए। अगर उनकी स्किल्स अच्छी हैं देन दे मे लीव सिविल सर्विसेज फॉर देयर बेटर करियर्स। Until unless the whole governance system is made for talented people, I don't see a future of honest and dedicated civil servants. यानी आपका कहने का मकसद ये है कि कोई फ्यूचर है? नहीं आए, मीन्स आए। वन ऑफ माई बेस्ट बडीज फ्रॉम पीएसपी, तो 12-13 साल हो गए उसको, उसने अभी तक लुक्रेटिव पोस्टिंग ली। तो वंस आई आस्क्ड हिम कि व्हाई डिडंट यू टेक अ लुक्रेटिव पोस्टिंग, उसने कहा बस ठीक है, मेरे लिंक्स बन गए, सारा कुछ है, मैं गांव में रहता हूँ, सबको पता है कि पीएसपी ऑफिसर है, कोई हमसे लड़ता नहीं है, कोई कुछ नहीं करता, हमें कल्चरल एडवांटेज भी है, सोशल एडवांटेज भी है, दूसरा काम मैं कर नहीं सकता, मैं बस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उसी में लगा हुआ हूँ, बस दैट्स ऑल। यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि टैलेंटेड लोग या ऑनेस्ट अच्छी रिप्यूट के लोग जो हैं वो सिस्टम का हिस्सा नहीं है,
तो फिर Yes. ये कौन है जो सिस्टम They का they हिस्सा are है? part of the services, but they are not part of the lucrative postings. नहीं तो ये बाकी जो सिस्टम या ल्यूक्रेटिव पोस्टिंग का जो हिस्सा, ये कौन लोग हैं फिर ये? ये भी ज़ाहिर है एक बैच है 35 या 40 का, तो मेरे ख्याल में मोर देन 90। एक और मेरे पीएसपी बड़े अच्छे दोस्त हैं, ही इज़ अ सीनियर ऑफिसर, ही इज़ आल्सो वेरी गुड ऑफिसर। कभी उनको पोस्टिंग्स नहीं अच्छी उस तरह से मिली, तो ही सेज के 80% जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं दे कम अंडर अ पर्सनल मिशन, तो वो उसको फुलफिल करते हैं, और ये बाकी जो हम बातें शातें करते हैं इट इज़ जस्ट टॉक्स फॉर द सेक ऑफ टॉक्स, इससे ज़्यादा इनकी अहमियत नहीं है। तो वो जो 80% है दे आर गोइंग। लोकेटिव पोस्टिंग्स तो 5% को मिलेंगी, तो कंपटीशन तो अच्छा है उधर। 75-80% लोग तो दे आर रेडी टू सेल देयर सोल्स टू ईच एंड एवरी डेवल। अच्छा, आपने पहले भी बात की कि ये जो पोस्टिंग है, ल्यूक्रेटिव पोस्टिंग या प्राइज पोस्टिंग जिसको कहते हैं, इस पे कोई एक आध दाना जो है वो मेरिट पे भी चला जाता है, ज़्यादा जाते हैं। तो अच्छा, एक वो इसमें ना, मैटर क्यों नहीं अच्छा करता है? इसमें फिर एक सिस्टम में मैटर क्यों नहीं करता? दो चीज़ें। कैपेसिटी का कोई ताल्लुक नहीं है। समवन इज़ गुड और समवन इज़ इवन ईवल। हम्म, तो कैपेसिटी लोग रखते हैं, एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छी करते हैं। और मैं इट इज़ अगेन डिबेटेबल जो आप पब्लिक जिनको करप्ट कह के बहुत नफरत से जिन सिविल सर्वेंट्स को देखती है, दे आर मोर कैपेबल, दे कैन डिलीवर। इधर अलमिया ये है कि जो ऑनेस्ट आदमी है वो, उसके साथ वो नालायक भी है, उसके साथ वो नेगेटिव भी है, उसके साथ वो सैडिस्ट भी है। इवन इफ एट टाइम्स ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी, तो इज़ अनएबल टू डिलीवर। तो ये बड़ी एक ओरिएंटेशन है इसमें। मैं समझता हूँ कि 90% कैपेसिटी और 10% आपके बाकी इंडिकेटर्स जिसमें करप्शन भी है। इफ़ यू आर अ कैपेबल पर्सन, इफ़ यू होल्ड कैपेसिटी, तो अगर आपके ऊपर अच्छे चेक्स एंड बैलेंसेस लग जाए, तो अगर आप करप्शन छोड़ दें तो आप सिस्टम को अच्छा डिलीवर करेंगे। अगर आपके अंदर कैपेसिटी ही नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू डिलीवर। वन थिंग अबाउट दिस करप्ट ऑफिसर्स, जिनको हम सारे नफरत से शायद करप्ट ऑफिसर्स कहते हैं, दे आर मोर कैपेबल, दे हैव बेटर कैपेसिटी, क्योंकि वो उस तरह की टास्किंग कर करके उस तरीके से चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में रह के उनकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है, एनहांस हो जाती है। इन्हेंस हो जाती है, कि जो दूसरे लोग विच डोंट फाइंड, या जिन्होंने अपनी कैपेसिटी पे काम नहीं किया होता पैरेलल, वो ये फिर काम नहीं कर सकते। सही सही। नाज़रीन, देखा आपने सुना कि तारक साहब ने बड़ी अजीब बात की कि जो मोस्ट करप्ट लोग हैं या जो करप्ट लोग हैं वो ज़्यादा कैपेबल भी हैं, वो डिलीवर भी करते हैं, और जो ऑनेस्ट ऑफिसर हैं वो सैडिस्ट बन जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं और अनेबल टू डिलीवर भी होते हैं। यानी ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो है ये मामलात बड़े ख़राब हैं। सियासी शराफिया तो अपनी जगह फ़ैसले करती है, कानून साजी करती है, पॉलिसीज़ बनाती है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटिंग मशीनरी है हमारी, जो इंतज़ामी ढांचा है जिसने गवर्नेंस को बेहतर करना है, उसमें कैपेसिटी के इशू बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, मेरिट का बहुत इशू है कि जो बंदा खुद मेरिट पे नहीं है वो किस तरह बाकी अपने मातहत लोगों को मेरिट पर तैनात करेगा। करप्शन का इशू अपनी जगह है, लेकिन करप्शन के इशू को कम किया जा सकता है। दुनिया भर में करप्शन के पाई जाती है, पब्लिक सेक्टर में भी होती है, प्राइवेट सेक्टर में भी होती है, लेकिन असल इशू ये है कि अवाम के मसाइल जो हैं वो किस हद तक जो हैं हल होते हैं, अवाम के लिए जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो किस हद तक इम्प्लीमेंट होती हैं, और गवर्नेंस किस तरह बेहतर होती है। इस हवाले से हमने बात की। आज के लिए इतना ही। अगले वीलॉग के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।